हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे ब्लॉकबस्टर चैनल देहाती आईएएस पर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं मस्त है, चुस्त है, दुरुस्त है, बिंदास हैं। लोगों की बातों को अवॉइड करते हुए तथा खुद की ज़िंदगी से फाइट करते हुए तथा अपने फ्यूचर को ब्राइट करते हुए संघर्षरत हैं। ऐसी ही आशा हम अपने प्यारे विद्यार्थियों से करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग सेशन लेके आ रहे हैं भारत परिषद अधिनियम 1861 हम लोग लेकर आ रहे हैं। पिछले जैसे कि अगर आप हमसे लगातार जुड़े रहे हैं तो सारी क्लासेज आप जानते होंगे कि हमने कल कौन सी क्लास ली थी। इसके पहले हम बहुत सारे अधिनियम को पढ़ चुके हैं सिलसिलेवार तरीके से, जो कि हमारे चाहे पीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, सारे एग्जाम्स के लिए जहाँ पर डीप में पॉलिटी पूछी जाए, चाहे आप सीडीएस का हो, डिफेंस का, कोई भी लेवल का एग्ज़ाम जो अपने आप में एक लेवल रखता है, वहाँ पर ये सारी क्लासेज बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होती हैं। ठीक है, और हम यूपीएससी के सारी क्लासेस बिल्कुल 100% फ्री ला रहे हैं। और ये मेरे फ्री लाने के क्रम में पहला हम सोचे थे हम पहले पॉलिटी लाएंगे। पॉलिटी लाने का मेरा सिर्फ एक ही रीज़न था, क्योंकि हमारे पास अभी क्या है, डिजिटल बोर्ड नहीं है। तो हम लोग क्या है सिर्फ पॉलिटी इसलिए पढ़ने, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा 3D या चित्र कोई ज़्यादा नहीं दिखाना है, तो क्योंकि ये चीज़ें थ्योरेटिकल ज़्यादा हैं और कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा हैं। तो हम सोचे यहाँ पर ये काम ऐसे हो जाएगा सिंपल बोर्ड पर। अब आगे धीरे धीरे क्या है, हम लोग डिजिटल बोर्ड की तरफ जाएंगे। जब हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर काफ़ी डिजिटल बोर्ड की कमी पड़ेगी, तो उस समय में मैं डिजिटल बोर्ड लाऊंगा ताकि उसको भी हम लोग कवर करें और अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, ताकि कोई सा भी एग्ज़ाम हो हम अच्छी तरह से वहाँ पर फाइट कर सकें। और एक बात और भैया, मैं यूपीएससी के फ्री वीडियोज़ ला रहा हूँ, सिर्फ ये मतलब नहीं है कि मैं आगे चल के कोई बिजनेस डील करने वाला हूँ आपसे या कोई फ़ी पेमेंट लेने वाला हूँ। अगर कभी भी मैंने फ़ीस अगर रखता हूँ तो इतना नॉमिनल फ़ीस होगी, कोई बच्चा उसे आराम से पेड कर पाएगा, और सिर्फ उतनी ही फ़ीस रखूँगा जितने कि मेरे स्टाफ का खर्चा चल जाएगा। उससे ज़्यादा मुझसे फ़ीस नहीं चाहिए भैया। जिस दिन मेरा मोड कमाने का हो जाएगा ना, मैं और कोई बिज़नेस कर लूँगा, लेकिन पढ़ाई को बिज़नेस का माध्यम नहीं बनाऊँगा। ठीक है, और एक बात, क्योंकि मुझे पता है अभी, क्योंकि नया नया कंटेंट आ रहा है तो लोगों को बिलीव नहीं हो रहा है कि यार पता नहीं कंटेंट दम है कि नहीं, लेवल है ना। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ भैया, अगर मुझे जज करना है ना तो सीधा मेरे कंटेंट को आप सीधा वीडियोज़ को अच्छे से पढ़िए, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए, एक नहीं 2 बार देखिए। जहाँ अगर थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो वहाँ पर कमेंट कीजिए आप जो है। इसके बाद क्या है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए, मैं खुद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें कराऊँगा। फिर आप देखेंगे कि अगर आप हमारे वीडियोज़ को सही से पढ़े हैं, ठीक है, वीडियो लेक्चर को सही से देखे हैं, तो आप यकीन मानिए कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो हमारे वीडियो लेक्चर से बाहर होगा। अब यार आप बताइए, जब प्रीवियस ईयर के यूपीएससी के चाहे स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन आप करने में समर्थ हैं, चाहे वो प्री का क्वेश्चन हो चाहे वो मेंस का क्वेश्चन हो, तो भैया क्या मेरा जान लोगे? क्या सिलेक्शन ही चाहिए ना? तो इतना तो यार, और कहीं कोचिंग में जाओगे और कितना लोगे वहाँ से? वही कोई, चलिए आप स्टैंडर्ड कोचिंग में जाते हैं 1 लाख रुपये देते हैं, 1.5 लाख रुपये आज की फ़ीस भैया। आप समझ रहे हैं, जीएस का सिर्फ फीस देखेंगे ना, सिर्फ जनरल स्टडीज़ का फीस आप देखेंगे तो 90,000 वहाँ की फ़ीस है, और ऑप्शनल 40,000 अलग से, मिला जुला के 1,30,000 प्लस आप जहाँ पर जाकर रहेंगे वहाँ का 1-1.5 लाख खर्चा, मिला के 2.5-3 लाख खर्चा जब 1 साल का जाता है एक बच्चे का सर, तो वो क्या है, हर बच्चे में इतनी ताकत नहीं है कि वो अफोर्ड कर पाएगा। ठीक है, मैं मान लिए कुछ भाई बड़े घर के लोग हैं, कुछ भाई अमीर ज़्यादा भी हैं इसमें, वो अफोर्ड कर सकते हैं, कोई बात नहीं भैया, उन्हें करने दीजिए। लेकिन इस इंडिया में बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं, मेरा ऐसा मानना है, और हैं भी भाई। अगर ये कभी देखो, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी, भारत में भी गरीबी इतनी है जितनी अफगानिस्तान की पॉपुलेशन, उतना हमारे यहाँ गरीब रहते हैं। ठीक है, लेकिन यार गरीब होना कोई पाप नहीं है, लेकिन जब अगर हम सोच से भी गरीब हो जाए तो असली पाप हम उस दिन कर देते हैं। क्योंकि बिल गेट्स का एक कथन है कि भैया गरीबी में पैदा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीबी में मर जाना बहुत ही दुख की और बुरी बात है। तो पैदा हुए थे यार, क्योंकि अपने हाथ में नहीं था, कहीं भी पैदा हो गए, लेकिन यार मरने से पहले अमीर घर में मरेंगे, ये तय कर लो। ठीक है, तो इसी क्रम में हम क्या बोलते हैं कि जब ये क्लासेज जब आपके सामने आ रही हैं तो आप इनकी वैल्यू आप इतना कम मत समझिए जितना आप समझ रहे हैं। वो कहते हैं ना भैया, आप अब तो भाई बहुत सी ऑनलाइन कोचिंगें आ गई हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, कि 8,000 में दे रहे हैं कोर्स, 10,000 में दे रहे हैं कोर्स। ठीक है, अच्छी बात है, दे रहे हैं, मैं उनको कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन अब भी मुझे पता है कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 8-10 हज़ार भी अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं तो भैया 100% फ्री ऑफ कॉस्ट ला रहा हूँ क्लासेस जो है। तो आप यहाँ से जो है, अगर आपको लगता है कि मैं 8-10 हज़ार भी अफोर्ड नहीं कर सकता और मेरा मन है कि मैं कुछ बड़ा करूँ, तो मैं भैया आपके साथ हमेशा हूँ। आपको लगता है अगर इस बंदे में दम है तो आप क्या है, आके क्लासेज में ज्वाइन हो जाइए। और दूसरी बात, आगे जैसे सिस्टम हमारा बढ़ेगा, जैसे और भी चीज़ें मैं बढ़ाऊँगा, इसके बाद भैया मैं कुछ टेस्ट लूँगा, फिर कुछ उसमें बच्चों को नॉमिनेट करूँगा,
फिर उनको मैं ऑप्शनल सारी चीज़ें मैं फ्री में प्रोवाइड करूँगा, खास करके उन बच्चों को जो वाकई में मेहनती हैं, जो वाकई में टैलेंटेड हैं। और मैं टैलेंटेड ऐसे बच्चे ने भाई देखिए, कोई टैलेंट किसी की जन्मजात से नहीं आती, ठीक है, सब यहीं पर आके सीखते हैं। कोई अभिमन्यु नहीं है कि पेट में सीख लिया अपनी माँ के, ठीक है। तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, आके सीखते हैं। जन्म होते समय सब लोग एक बराबर जैसे रहते हैं। हाँ, कुछ एप्टीट्यूड होते हैं जो जन्मजात, जो जैसे सिंगिंग का एप्टीट्यूड हो गया, ठीक है, कोई कला का चीज़ हो गया, तो ये सब एप्टीट्यूड है। लेकिन भाई ये पढ़ाई का कोई एप्टीट्यूड थोड़ा नहीं है यार, ये सब प्रैक्टिस की चीज़ें हैं। अगर आप जब से चाहेंगे तभी से आपकी चीज़ें इम्प्रूव होना शुरू हो जाती हैं। तो क्या है, हम लोग क्या है, ये मान के चलेंगे कि सब चीज़ें बराबर हैं और आप अभी से लग जाते हैं। आप मेहनत करेंगे 2-3 साल, आप खुद देखेंगे अपने आप में कितना परिवर्तन होता है। बस एक निरंतरता की आवश्यकता होती है, और कोई भी चीज़ें टफ या सरल नहीं होती, बस अपने माइंडसेट की बात होती है, हम इसको क्या मानते हैं। अगर हम मानते हैं भाई सरल है तो सरल है, कठिन है तो कठिन। चलिए हम मानता हूँ, अगर मैंने आपको बोल दी चलिए आप 50 किलोमीटर की रेस लगाइए, आप शायद नहीं कर पाएंगे। मुझे पता है 99.9% बच्चे 50 किलोमीटर की रेस नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि भाई दौड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास प्रैक्टिस नहीं है। आप सोचेंगे 50 किलोमीटर भाई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनके लिए छोटी बात है जिन्होंने उसकी प्रैक्टिस की। 50 किलोमीटर मैराथन होती है, अगर उसका किसी ने प्रैक्टिस किया तो हो सकता है फर्स्ट सेकंड आया, लेकिन यार 50 किलोमीटर रेस कंप्लीट तो कर सकता है ना। तो प्रैक्टिस की बात है भाई, अगर आपने प्रैक्टिस कभी किया है तो आपके लिए वो रेस छोटी है। अगर आपने उसके लिए कभी कोई एफर्ट नहीं किया है तो भैया आपके लिए तो 1-2 किलोमीटर भी बड़ी बात है। चलिए किसी का पैर भगवान ने, जो दिव्यांग लोग होते हैं उनका पैरालाइज कर गया पैर, ठीक है, लेकिन अब आप उन्हें बोलिए 2 किलोमीटर चल के दिखाएं, तो उनके लिए तो यार 2 कदम भी चलना इम्पॉसिबल जैसे है। लेकिन बताइए क्या सिर्फ उनके लिए, क्यों? क्योंकि उनके पास पैर नहीं है, ठीक है। लेकिन आपके पास ऐसा क्या नहीं है मुझे बताइए, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, स्टेट पीएससी का एग्जाम हो, कोई अदर अधिकारी का एग्जाम हो, तो आप बताइए आपके पास क्या ऐसा नहीं है जो अन्य बच्चों के पास है और आपके पास नहीं है। चलिए आपके पास क्या 2 पैर नहीं है, आपके पास 2 हाथ है, क्या आपके पास दिमाग भगवान ने दिमाग ने, आप बिल्कुल पागल तो नहीं है ना, दिमाग से काम कर रहे हैं ना, ठीक ठाक काम करते हैं भैया, तो इतना तो काफ़ी है। और फिर आप यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ तैयारी की होंगे तो कोई बात नहीं, वरना आप बिगिनर है बिल्कुल शुरुआती, इसलिए बताओ और अच्छी बात है, ठीक है। आप जो है इतना पढ़ के आए हैं, आप जब इंटर में अच्छा परफॉर्म किए होंगे, फिर अपने ग्रेजुएशन में ठीक ठाक कर रहे होंगे, तो इतना काफ़ी है यूपीएससी के लिए। यूपीएससी ये मायने नहीं रखते आप बचपन में कैसे थे, आपने 10 तक कैसे पढ़ाई की, आपने 12 तक कौन सा लेवल रखा है, कितना परसेंटेज रखी है। यूपीएससी सिर्फ ये डिमांड करती है आपने 2-3 साल जो पिछले तैयारी की है उसमें कितना एफर्ट अपना दिया है। ये चीज़ें आपकी सबसे ज़्यादा मायने करती हैं। आप कुछ एग्जाम्पल से भी देखेंगे भाई, 12 फेल हुए आदमी जो 12th फेल हो गए थे, वो आके अच्छी खासी यूपीएससी में रैंक लगा गए हैं। तो यार ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब कोई बच्चा जन्मजात होगा, उसके भैया का बाल खड़ा होगा पैदा होते ही, तो पड़ोसी आके बोलेंगे नहीं ये बच्चा आईएएस बनेगा, तो लोग उसके चलिए जो है गजोधर चाचा बोल दिए तो बच्चा आईएएस बनेगा, तो उसको हम लोग क्या है आईएएस की तैयारी कराते हैं। ऐसा कुछ नहीं है भैया कि कोई जन्मजात आता है तो उसकी निशानी बन जाती है। भाई इसके यहाँ तो थोड़ा सा सींग निकल आई है तो मीन्स ये तो प्रधानमंत्री ही बनेगा, यहाँ पर थोड़ी सी पूँछ निकल आई है तो क्या बोले भैया एयर पायलट हनुमान जी बनेगा। ऐसी कोई बात नहीं भी, कोई जन्मजात चीज़ें नहीं है। तो इस जो कंटेंट तो थोड़ा वैल्यू दीजिए, ठीक है। और यार 8-10 हज़ार रुपये बड़े होते हैं, उनसे पूछे, बोलते हैं ना, कहते हैं ना कि अंधेरों में कितना खौफ होता है, रात के अंधेरों में कितना खौफ होता है, जाके उन परिंदों से पूछो जिनके घर नहीं होते, ठीक है। तो भैया 8-10 हज़ार की वैल्यू उनसे पूछिए, इनके पास वो भी नहीं है लेकिन वो कुछ करना चाहते, ठीक है। मैं तो उन्हीं बच्चों के लिए कि ये क्लास डेडिकेट करता हूँ भैया, और जो अमीर जाते हैं भैया जहाँ से मन कहे 1.5 लाख 2 लाख 10 लाख फीस जाके अच्छे से भैया पढ़िए। आप लोग के लिए टीचर्स की कमी कहाँ है। मैं तो उन लोगों के लिए आया हूँ जिनको सिर्फ अच्छा कंटेंट चाहिए, और वो बच्चे जो ज़रूरतमंद वाकई में ज़रूरतमंद है, मैं तो उनको लिए क्लासेस लेकर आ रहा हूँ। और साथियों मैं सारे जितने भी सेशंस ले रहा हूँ, मैं छोटे छोटे सेशंस ले रहा हूँ। मुझे पता है कितने बच्चों का कमेंट है सर एक ही वीडियो में क्यों नहीं कर देते। मैं एक ही वीडियो में कर दूँ यार, अगर 2-3 एक्ट एक ही वीडियो में घुसा दूँ तो वीडियो 1-1.5 घंटा चली जाएगी और आप फिर क्या बोरिंग महसूस करेंगे। और ऐसे मैं तो कहता हूँ अगर चलिए आपको इतना लंबी क्लासेस चाहिए तो भैया लगातार आप वीडियो देख लीजिए ना, 4-5 वीडियो एक ही बार में देख लीजिए भाई। जब इतना आपके अंदर एनर्जेटिक चीज़ें हैं तो आप 4-5 वीडियो एक ही बार में देखिए, क्या बात है। आप 2-3 दिन में सारे वीडियोज़ देख डालिए, उसमें ये मतलब डायरेक्शन देने की क्या बात है। तो ठीक है, इसी क्रम में क्या है हम लोग क्या है नई आज हम देखें कि भारत परिषद अधिनियम, जैसे कि मैंने आपको कल सारी चीज़ें डिटेल में बताई थी कि भारत परिषद अधिनियम क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, फिर भारत शासन अधिनियम आगे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत परिषद अधिनियम 1861 देखेंगे। तो सबसे पहले जेन्युइन क्वेश्चन जो सबके बच्चों के मन में आना चाहिए
वो ये है कि भैया ये एक्ट आया क्यों। ठीक है, पहला सवाल तो यही आना चाहिए। तो इसका जो जवाब है वो है कि 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि हमें भारतीयों का सहयोग लेकर शासन चलाना चाहिए। आप पता है कि 1857 की क्रांति एक मास मूवमेंट था, एक बहुत ही बृहत आंदोलन था, जिसमें लगा एक समय ब्रिटिश को कि हम इसमें एक ऐसी आंधी है जहां पर हमें उखाड़ के फेंक दिया जाएगा और पूरी तरह से ब्रिटिश शासन यहां से नष्ट हो सकता है और भारतीय जो है यहीं से आज़ाद हो जाएंगे। सोचिए, हम लोग क्या 90 साल के बाद लगभग आज़ादी हुआ 1857, फिर हम लोग 1947 में आज़ाद होंगे। इट मीन्स हम लोग क्या है 90 साल के इसके एग्जैक्ट बाद आज़ादी पाएंगे। सोचिए, अगर ये क्रांति अगर सफल हो गई होती तो हमें आज़ादी 90 साल पहले ही मिल गई होती, जैसे कि अमेरिका को 1770 में लगभग मिल गई थी उसको आज़ादी। तो इसलिए ब्रिटिश को लगा कि अगर हम लोग क्या है इतनी बड़ी क्रांति हुई लेकिन फिर भी जाके वो लोग संभर गए। अब कैसे संभर गए, हम लोगों ने क्या गलती है कि ये लोग, हम इतिहास में 1857 की क्रांति जब देखेंगे तो बहुत ही डिटेल से सारी चीज़ें देखेंगे। एक एक चीज़ें मैं बताऊंगा कि आखिर क्रांति क्यों हुई, इसका कारण क्या था, इसका तात्कालिक कारण क्या था, सामाजिक कारण क्या था, धार्मिक कारण क्या था, हमने गलतियाँ कहाँ कहाँ की कि हमारा आंदोलन फेल कर गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर हिस्ट्री में देखेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर ये चीज़ें देखेंगे कि 1857 की क्रांति के पश्चात जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का लगा कि भाई उनको तो उखड़ नहीं पाए, वो हम लोग फेल हो गए 1857 की क्रांति में, हमारी जब फेल हो गई, हम लोग मतलब इतना अच्छे से नहीं लड़ पाए कि उन्हें भगाने में सफल रहे। तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा यार जब इतनी बड़ी आंधी थम गई है, कैसे भी करके थमी, जबकि उनको बिलीव नहीं हो रहा था, उनको विश्वास नहीं था कि हम लोग इस आंधी को झेल लेंगे। लेकिन वो लोग क्या है, उनकी किस्मत अच्छी थी ऐसा कहिए, या हमारे अंदर काबिलियत इतना नहीं थी कि हम लोग क्या है कुछ कमियाँ कर गए, वो तो हम देखेंगे। लेकिन अब क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट फिर से अपना पैर जमा ली। फिर उन्होंने लगा कि अगर ऐसी ही क्रांति के चलते भैया एक आंधी तो कैसे करके हम लोग रोक लिए, लेकिन अगर नेक्स्ट बार ऐसा ही कुछ एक मूवमेंट फिर से हो जाता है, एक बड़ा आंदोलन फिर से कभी खड़ा होता है, तो हमें क्या हम पूरी तरह से उजड़ जाएंगे। क्योंकि इसके बाद उन्हें बहुत सारी हानियाँ उठानी पड़ी, हर जगह विद्रोह होने लगे पूरे भारत में जो है। तो उससे ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा राजस्व का नुकसान होने लगा, उनका टाइम वेस्ट, उनका सैनिक वेस्ट हुए, उनके हथियार गोले बारूद बहुत सारी चीज़ें वेस्ट हुई। फिर जाके कैसे भी चीज़ें करके स्थिर हुई। तो अब उन्हें लगा कि यार अगर हमें भारत में अच्छे से शासन करना है, कुछ और दिन तक हमें टिकना है, तो हमें भारतीयों को थोड़ा सा क्या है इसमें प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा, ताकि भारतीयों को थोड़ा संतुष्टि हो भाई कि हमारे ही लोग हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। जब इस बात का उन्हें एहसास होगा तो हमारे शासन को वो लोग क्या है महत्व देंगे। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भाई एक नई जो है अपनी योजना लॉन्च की, एक नया उन्होंने तरीका ढूंढा, क्यों ना हम लोग भारतीय को थोड़ा सा अपने शासन में हिस्सा देंगे। हालांकि उन्होंने हिस्सा देना शुरू किया था, लेकिन अभी हमें वो सारी पावर्स नहीं दी थी जो हमें मिलना चाहिए था। बस नाम का दे दिया था कि हम लोग भारतीयों को भी अपने शासन में ला रहे हैं, अपने परिषद में इन्हें भी जगह दे रहे हैं, ये भी हमारे साथ बैठकर कानून बनाएंगे। हालांकि बनाएंगे नहीं, ठीक है, सिर्फ हम इन्होंने शामिल किया था, हमें कोई पावर दी नहीं थी। उन लोगों ने बोला सिर्फ आप लोग बैठे रहिए जो है और देखिए बस कैसी चीज़ें हो रही हैं। हाँ, एक दो बात पूछ ली तो पूछ लिए, और इसके बाद आपकी बात तो मुझे मानना नहीं है, आप लोग कुछ भी बोलिए भैया। सिर्फ हम लोग क्या है बाहर को जनता को दिखा रहे हैं, नहीं हमारे अंदर भवन में मीटिंग में आप भी बैठे हैं जब कानून बन रहा है, तो बाहर की जनता को संतुष्टि है। लेकिन आपकी कोई भी बात, आप सिर्फ राय दे सकते हैं, आप एडवाइस दे सकते हैं। जो भारतीय शामिल किए देखे गए थे उन्हें बोला गया कि आप सिर्फ एडवाइस देंगे। अब एडवाइस मानेंगे कि नहीं मानेंगे ये गवर्नर जनरल के ऊपर हुआ करता था, और अक्सर नहीं मानते थे भैया। क्यों एडवाइस मानेंगे, अगर वो लोग वही सलाह मानेंगे जो उनके हित में होता, जो हमारे हित में होता, उस सलाह को वो लोग क्यों मानेंगे, सीधी सी बात है। तो ये बात क्लियर हो गई कि 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि हमें भारतीयों का सहयोग लेकर शासन चलाना चाहिए, ताकि हम लोग ज़्यादा दिन तक सस्टेन कर पाएँ यहाँ पर। और दूसरी बात थी, जो दूसरा कारण था, उसने क्या किया, सहयोग नीति को अपनाया। सहयोग नीति को अपनाने के लिए उन्होंने लगातार 3 चार्टर एक्ट को दिया, मतलब 3 परिषद अधिनियम को दिए। जैसे कि 1861 आप देखेंगे ही आज, एक 1892 भी आएगा, इसके बाद 1909 भी आएगा। और इसी क्रम में अगर हम तीसरा कारण देखें तो अपने अस्तित्व को ज़्यादा समय तक सुनिश्चित करना, ये भी इनका एक कारण था। तो मिला जुला के तीनों कारण लगभग एक ही से लग रहे होंगे दोस्तों, लेकिन जो भी कारण है यह बस यही हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि भाई प्रावधान क्या क्या थे इसमें, मतलब भारत परिषद अधिनियम 1861 में प्रावधान क्या क्या थे। तो इसमें जैसे मैंने आपको कल बताया था कि 1858 का हम लोग क्या है, अब देखेंगे भारत सरकार अधिनियम हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में कि 1858 का जो है भारत सरकार अधिनियम,
उसमें भाई क्या किया गया था, उसमें भी चीज़ें बताई गई थी कि ऐसे ऐसी चीज़ें शासन में चलने वाली हैं। प्लस उसमें वायसराय का नया पद जो है लाया गया था, और इसके बाद भारत परिषद जो है अधिनियम बना, मतलब उसमें एक भारत सचिव का पद भी नया आया था, और भारत सचिव के पद के साथ उसमें 15 सदस्यीय परिषद भी बनाई गई थी। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पीछे देखा था, तो उसमें थोड़ा सा इसमें बदलाव करके चीज़ों को किया गया है। तो देखिए इसमें क्या क्या बदलाव किए, जैसे कि पहला प्रावधान हम लोग देखें तो कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया गया। ये तो बात मैंने पहले भी आपको बता दी कि ये एक्ट इसीलिए ही आया है भैया, ये भारत परिषद अधिनियम क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जो काउंसिल बनी थी, काउंसिल में परिषद मीन्स काउंसिल होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं। तो परिषद में क्या होता था, परिषद पहले कौन सा होता था, गवर्नर जनरल होते थे। मैंने बताया था 1853 वाला, देखिए 1853 का अगर आपको भारत चार्टर एक्ट याद हो, मतलब चार्टर एक्ट 1853 वाला, उसमें देखेंगे गवर्नर जनरल प्लस 4 लोग उसके काउंसिल में से जो कार्यकारिणी परिषद के थे, और प्लस उन्होंने 8 और जोड़ा था, तो मिला जुला के एक केंद्रीय विधान परिषद बनी थी 12 सदस्यों की। तो उसे क्या बोलते हैं, उसी को काउंसिल बोलते थे, उसी को परिषद बोलते थे। तो यही हम देख रहे हैं कि केंद्र की विधान परिषद जो कि 1853 के एक्ट में आई थी, उसमें क्या थे, 12 सदस्य थे। उसमें जैसे कि अगर हम पहले के रूल में देखें, 1853 वाले चार्टर एक्ट की बात कर रहे हूँ मैं, तो वहाँ पर गवर्नर जनरल प्लस 4 लोग थे जो कार्यकारिणी परिषद कहा जाते थे, मतलब एग्जीक्यूटिव बॉडी थी। जैसे कि मैंने उसमें आपको डिटेल समझाया एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होती है, कार्यकारिणी परिषद क्या होती है। जैसे कि वहाँ पर जो कानून बनाने वाले हैं, ये 12 लोग मिलकर कानून बनाएंगे, ये 8 अतिरिक्त और 4 ये 12 लोग मिलकर कानून बनाते थे। लेकिन कानून को लागू कौन कराएगा, एक्शंस कौन लेगा, ये सारी जिम्मेदारी सिर्फ गवर्नर जनरल और उसके जो 4 लोग थे, जिसे कार्यकारिणी परिषद बोलते थे, इनकी जिम्मेदारी होती थी। तो इस प्रकार से एक केंद्र की पूरी विधान परिषद बन चुकी थी, जिसमें 12 सदस्य टोटल थे, जिसमें गवर्नर जनरल प्लस 4 जो होते थे वो कार्यकारिणी परिषद थे, और अतिरिक्त 8 जो होते थे सिर्फ कानून बनाने की प्रक्रिया में भाग लेते थे। तो ये रहता था आपका पहले का सिस्टम। और अब क्या हो गया, अगर हम लोग अब देखें तो अब कौन सा सिस्टम हो गया, तो गवर्नर जनरल प्लस 5 कर दिया। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर गवर्नर जनरल प्लस 4 था, अब यहाँ पर क्या हो गया, गवर्नर जनरल प्लस 5 कर दिए, मीन्स इसमें 1 बढ़ा दिया गया, ठीक है। और गवर्नर जनरल को ये पावर दी गई कि अपने परिषद में अतिरिक्त 6 से 12, ये 6 माइनस 12 नहीं मैं लगाऊँ, मैंने डैश बीच में लगाया हूँ, इसका मतलब है 6 से 12। तो गवर्नर जनरल को ये पावर दी गई कि आप अपने परिषद में इस वाले अतिरिक्त में आप लोग 6 से 12 के बीच में और आदमियों को ऐड कर सकते हैं और सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। और उसमें शर्त ये होगी, जितने भी आप मान लीजिए 6 से 12 के बीच में, मान लीजिए कि आपने जो है 10 सदस्यों को मान लीजिए मनोनीत कर दिया, तो आपको क्या है, 5 तो भारतीय रखने होंगे, 5 अदर आप जहाँ से भी चाहें कोई भी ब्रिटिशर्स अधिकारी आप नियुक्त कर सकते हैं। तो इसमें शर्त ये थी कि आधा भारतीय होंगे, ये शर्त थी इसमें। तो भैया इसमें क्या हो गया कि 6 से 12 के बीच में इनके पास जो हमने बताया कि जैसे हम लोग क्या है 3 लोगों की नियुक्ति मिली, इसमें पहले ये देख लीजिए आप, 6 से 12 जब इन्हें शक्तियाँ मिले कि आप 6 से 12 लोगों के बीच में मतलब नियुक्त कर सकते हैं, एक्स्ट्रा अतिरिक्त सदस्य आप डाल सकते हैं अपने परिषद में। तो 6 से 12 के बीच में इन्हें छूट मिली थी, तो इन्होंने मान लीजिए 6 सदस्य को मतलब ऐड किए इसमें। तो 6 सदस्यों में से 3 सदस्य जो है भारतीय को शामिल किए इसमें, क्योंकि भाई उसका नियम भी था कि आधा भारतीय होंगे इसमें। जब इन्होंने 6 लिया तो आधा भारतीय लेने पड़ेंगे, तो मीन्स 3 को भारतीय लेने पड़ेंगे। तो इन्होंने 3 भारतीय लिया, एक तो पटियाला के राजा थे, ठीक है, एक देख रहे हैं, एक पटियाला के राजा थे, और एक बनारस के राजा थे, और एक सर दिनकर राव। ये 3 लोग भैया, इन 3 लोगों को क्या है इस परिषद में शामिल कर दिया गया। आप देख रहे हैं ये लोग रियासतों के राजा भैया, तो ये सब ऐसे राजा थे जो मतलब चटकारिता से भरे हुए थे, पूरी तरह से चट्टू थे, उनके पक्ष में काम करते थे ये लोग। तो इसीलिए तो उनको परिषद में ले लिया गया, ताकि ये लोग कभी कोई विरोध नहीं करेंगे, इसीलिए इनको उसमें लिया गया है। ऐसे ही नहीं, मतलब भाई इंडिया में तो और भी लोग थे, और लोग क्यों नहीं लिए गया, ये सिर्फ इन्हीं लोगों को क्यों लिया गया है, प्रश्न तो दिमाग में जायज़ सी बात उठना चाहिए। लेकिन हाँ, क्यों लिया गया, तो इस चीज़ों को हम लोग डिटेल से तो इतिहास में देखेंगे, लेकिन सिर्फ इतना मैं यहाँ पर बता रहा हूँ क्योंकि भाई ये अंग्रेजों की चटकारिता करते थे, तो उन्हें इस समय परिषद में ले लिया गया, क्योंकि ये कोई भी विरोध लोग नहीं करने वाले थे। तो इन तीनों लोगों के ले लिया गया। तो दोस्तों आपसे क्या है, इसमें क्वेश्चन कभी भी एग्जाम्स में पूछ सकता है कि वो 3 लोग कौन से थे, ऐसे कि आपसे ने पूछ लेगा। पहली बार जो है गवर्नर जनरल अपने परिषद में पहली बार जब भारतीयों को शामिल किया गया था, तो वो 3 लोगों में से
कौन कौन थे, ऐसे आपको 4 ऑप्शन देगा और जिसमें कि एक ऑप्शन में एक नाम नहीं रहेगा और आपको कंफ्यूज करेगा। क्योंकि बताइए, अगर आप इन चीज़ों को जानते रहेंगे तो निश्चित रूप से अच्छे से कर पाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। अब एक शर्त ये थी कि जैसे कि मैंने बताया कि जो भारतीय होंगे, इन भारतीयों को इसमें एक्सटेंड किया, अतिरिक्त सदस्य के रूप में उन्हें लिया गया है। उनके पास पहली बात तो सीमित शक्तियाँ होंगी, इतनी कम शक्ति है कि ना के बराबर होंगी। मतलब होता है ना कि तुमको सिर्फ राष्ट्रपति मतलब संसद भवन में बैठा दिया जाए और बोले भैया तुम्हारे पास कोई पावर नहीं, बस बैठे रहो, जो हम लोग कानून बनाएंगे बस उसमें हंस देना। जैसे कि इंडियन पिक्चर में सन्नी देओल नहीं बोलता, अंदर नेताजी को ले जाके बोलता है चल हंस, हैं हंस दिए। तो वैसे बोले जब हम लोग बोलेंगे, जब कानून बनाए बोले हंस दिए, हैं हंस दिए, ठीक है हंस दिए बोले के अब बोलो चलो जनता के सामने जाके बोलो नहीं कानून जब बन रहा था तो हमने पूरा भरपूर समर्थन कि कानून बहुत अच्छा है, वेरी गुड, ऐसे जाके बाहर बोलो। तो इन भाई चाटुकारों क्यों लिया था, ताकि जाकर जनता में अपना बोलें कि जो है हमें इसलिए गया भैया, हम गए वहाँ पर बहुत इज्जत सम्मान मिला है और पूरी तरह हमसे कानून जो है पूछ के बना रहे हैं। भैया पटियाला के राजा जरा बताओ यार क्या करें, मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। तो पटियाला के राजा खूब उछल के बताएंगे वहाँ पर जो है कि नहीं पूरा हम ही कानून बना के आ रहे हैं, जो है आगे पूरे हित में है, भले से पूरा शोषण हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से भाई चाटुकारिता चल रही थी। इनके पास पहली बात तो सीमित शक्ति थी, बहुत ही कम शक्ति थी, मिस इतनी शक्ति सिर्फ आप जाके उनके साथ में बैठ जाओ, थोड़ा सा रसगुल्ला खा लो, बस उतना ही बहुत है। और दूसरी बात है सलाहकारी प्रकृति के थे, मीन्स सलाह दे सकते थे, कभी कभी सलाह, वो भी सलाह बोल दी यार अपनी सलाह अपने पास रखो, ठीक है, ऐसा बोल देते थे गवर्नर जो लोग कि भाई अपनी सलाह अपने पास रखो। चाटुकारिता भूल गए क्या, चलो नहीं सर याद है, हाँ डोंट माइंड, हाँ याद है मुझे। बोल ठीक है यार याद है, लेकिन एक्टिंग नहीं करते वैसे, हाँ याद है बोल रहे हो। तो बोले सलाहकारी प्रकृति होनी चाहिए, बोले तुम लोग सलाह करा दो और सलाह कभी कभी दिया करो, वरना रसगुल्ला भी प्लेट से छीन लेंगे वे। बोल ठीक है सर रसगुल्ला तो रहने दो मेरे पास, बोले हाँ चट्टू रहने दो। तो इस प्रकार से क्या हो गया, इनकी सलाहकारी प्रकृति होती थी। तो हम लोग अभी तो भाई सिर्फ एक प्रावधान देखे हैं, अभी तो सारे प्रावधान बचे हैं। चलिए हम लोग इसके बाद नेक्स्ट को देखते हैं। एक बार आप लोग क्या है स्क्रीनशॉट को ले लीजिए। तो चलिए इसके बाद हम लोग क्या है नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो दोस्तों मुझे जो लग रहा था बच्चों के मन में एक चीज़ हो सकता है कन्फ्यूजन बन रहा हो, तो इस कन्फ्यूजन के हम लोग क्या है यहीं पर क्लियर कर देते हैं इस कन्फ्यूजन को। तो कन्फ्यूजन ये बन रहा है बच्चों के मन में कि सर आपने पीछे बताया था कि एक भारत सचिव का नया पद आया था कि 1858 में, जैसे कि हमने बताया कि भारत सचिव उसके परिषद, जिसमें भारत सचिव एक होता था और उसकी परिषद में 15 लोग होते थे, तो वो आया था। तो बताइए आप जो है इस परिषद में हमारे भारतीयों को जगह दी गई थी कि इस गवर्नर जनरल या वायसराय जो है और उसकी परिषद वाले में जगह दी गई है। तो भैया जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीयों को जगह दी गई थी, लेकिन इन दोनों के परिषद में फ़र्क क्या है, ये चीज़ पहले फंस रही है जो है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो भारत सचिव था ना, ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन की संसद का ये कैबिनेट मिनिस्टर था भारत सचिव के पद। भाई मजाक पद नहीं है, वहाँ का जो कैबिनेट मिनिस्टर था, जो कैबिनेट मंत्री था ना, वो बनता था भारत का सचिव। और उसकी सहायता के लिए परिषद बनाई गई थी जिसमें 15 सदस्य थे। और ये सब कहाँ थे, ये सब ब्रिटेन में थे, ये इंडिया में नहीं रहते थे। जो भारत सचिव उसके परिषद थे ये वहीं से काम करते थे, जो क्योंकि ये अलग से मंत्रालय बना दिए गए थे। जैसे आज हम लोग देख रहे होंगे कि जैसा कि हमारा कोई भी इन्वायरमेंट मंत्रालय हो या फिर हम लोग क्या है बहुत सारे मंत्रालय हम लोग नए नए बनाते हैं, जो कि MNRE है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी से ये हम लोग क्या है कि नया ऊर्जा मंत्रालय बनाते हैं हम लोग, ताकि जो है हरित ऊर्जा का विकास हम कर सकें। तो मंत्रालय किस लिए अलग अलग बनाए जाते हैं, ताकि वो उसी काम को एक बढ़िया तरीके से उसको एग्जीक्यूट कर पाएँ, ठीक से उस काम को वो लोग करवा पाएँ। तो इसी प्रकार से उनके यहाँ भी एक अलग से मंत्रालय बनाया गया, जिसमें एक भारत सचिव नियुक्त किया गया जो कि कैबिनेट मिनिस्टर होता था, और उनकी सहायता के लिए 15 और सदस्यों को नियुक्त किया गया। तो वो सिर्फ भारत से संबंधित मामलों के लिए काम करते थे। जैसे कि भारत के लिए कोई कानून बनाते थे, या जैसे गवर्नर जनरल कोई कानून बनाता था तो फिर कानून इनके यहाँ भेजता था। तब ये लोग जब पास करते थे तो जाके पूरा फाइनली होता था, तो जाके पूरे इंडिया में कानून लागू होता था। तो आप लोग दिमाग में एक बात रख लीजिए कि भारत सचिव और उसकी परिषद ब्रिटेन में कार्य करते थे, और जो गवर्नर जनरल परिषद थी इंडिया में काम करते थे। लेकिन हाँ ये इनके ऊपर थे, ये भाई बड़ी संस्था थी। ये क्या है, ये बड़ी इकाई है, ये बड़ी इकाई है, ये बड़ी इकाई है। ये लोग इसको आर्डर देंगे, तो ये जो है पूरा काम भारत में कैसे करना है यही लोग बताते थे।
तो आप शायद समझ रहे होंगे कि इस परिषद में जो है आगे देखेंगे केंद्रीय विधान परिषद बना जिसमें 12 सदस्य थे। अब फिर इसमें 1861 में क्या है 6 से 12 सदस्यों के बीच फिर छूट दी गई है गवर्नर जनरल को कि भारतीयों को भी शामिल किया जाए। यहाँ तक आप मामला समझ चुके हैं, शायद अब आपका कन्फ्यूजन दूर हो चुका होगा। अगर फिर भी कन्फ्यूजन बचता है तो कमेंट कीजिएगा और इसे कन्फ्यूजन नहीं बचेगा। और यार जैसे कन्फ्यूजन आपके दिमाग कोई आया ना तो एक दो तीन बार वीडियो पीछे करके फिर से देखो तो कन्फ्यूजन शायद दूर हो जाएगा। कमेंट करने से बढ़िया यही रहेगा कि वीडियो को 2-3 बार पीछे करके देख लो और फिर भी नहीं दूर होता तो यार कमेंट कीजिएगा फिर, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या है दूसरा प्रावधान इसी क्रम में देखते हैं। इसका हम लोग एक ही प्रावधान अब तक देखे थे, दूसरा प्रावधान ये देखेंगे कि भाई वायसराय की शक्तियाँ बढ़ा दी गई। ये क्या था भाई, कौन कौन सी शक्तियाँ वायसराय की बढ़ी। जैसे कि वायसराय कही चाहे गवर्नर जनरल का ये बात देखी है इसमें, क्योंकि गवर्नर जनरल का पद वैसे भी समाप्त कर दिया तो वायसराय का पद नया सृजित किया गया था, जैसा कि हम लोगों ने क्या है देखा था पिछले एक्ट में। तो यहाँ पर वायसराय की शक्तियाँ बढ़ा दी गई हैं। तो उसमें सबसे पहले शक्ति कौन सी बढ़ा दी गई थी कि अध्यादेश जारी कर सकता था बिना परिषद की सहमति से, जो 6 माह तक वैध रहता। समझ रहे हैं आप कितनी बड़ी पावर है। अध्यादेश में समझते हैं ऑर्डिनेंस जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो अध्यादेश तो राष्ट्रपति भी हमारे यहाँ अध्यादेश जारी कर सकता है भाई। कुछ ऐसे मामले आ गए जहाँ पर मान लो कि संसद के पास टाइम नहीं है कानून बनाने का, कोई राष्ट्रीय आपातकाल जैसे आ गया कोई भी, या फिर कोई ऐसा इमरजेंसी कानून आ गया कि फिर पूरी संसद भीड़ बनाएंगे, सबको बुलाएंगे, फिर बिल बनवाएंगे, फिर चलो सब लोग पढ़ो एक बार ठीक है कि नहीं है, फिर सहमति देंगे। तो इसमें क्या है बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा और आपात स्थिति हमसे संभल नहीं पाएगी, फिर चीज़ें बिखर जाएंगी। तो इसलिए हम लोग एक क्या है एक अध्यादेश का कॉन्सेप्ट लाते हैं, ताकि इन सब आपात स्थितियों में क्या है जो है कि वायसराय जो है किसी से पूछेगा नहीं, मीन्स अपने परिषद से सलाह नहीं लेगा कि यार आओ सब लोग बताओ ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, कानून कौन सा बनाए हम लोग। तो इतनी देर भाई सोचने का टाइम नहीं रहता है। तो जो भी सोचता है वायसराय बस तुरंत अध्यादेश मतलब जो भी बोल दिया वही कानून बन जाएगा, तुरंत उसी समय से लागू हो जाएगा। और बोलता है जो मतलब अध्यादेश मतलब मैंने बताया कि जो मुंह से बोला वही कानून हो गया, तुरंत लागू हो जाएगा और वो 6 माह तक वैध रहेगा। मतलब कि 6 माह तक वो ऐसे रन करेगा। हाँ बीच में फिर 6 माह के बाद अगर और भी आगे उस कानून को चलाना है तो फिर क्या है इसकी परिषद को फिर से बैठाना होगा, परिषद में भाई विचार विमर्श करना होगा। अगर सहमति बनती है तो वह कानून फिर से बनेगा और वो फिर 6 महीने के बाद तक चलेगा। लेकिन फिलहाल इसका अध्यादेश 6 माह तक वैध रहेगा और इसको परिषद की सहमति की आवश्यकता नहीं है अध्यादेश लाने के लिए। पहला तो इसकी पावर ये बढ़ा दी गई। दूसरी पावर ये थी कि नए प्रांतों का गठन, ये नए प्रांतों का गठन कर सकता था। जो भी चाहता भाई कोई नया जिला निकाल के बोलता ये एक नया प्रांत है, कोई 2-3 जिले मिला के बोलता सिर्फ ये एक प्रांत है, जिससे भी इसकी मर्जी करती वो कर सकता था। उसके सीमाओं में परिवर्तन कर सकता था। वहाँ पर प्रशासकों की नियुक्ति जो भी चाहता, जिसको भी चाहता अपने मन से किसी भी प्रशासक की नियुक्ति वहाँ पर कर देता। और तीसरी बात थी कि परिषद की कार्यवाही के लिए नियम बना सकता था। तो भाई यहाँ पर हमारे जैसे यहाँ संसद है तो संसद का भी एक नियम होता है कि भाई संसद कितने बजे चलेगा, फिर कौन सा क्वेश्चन आवर होगा, कौन सा शून्यकाल होगा, फिर लंच किस टाइम होगा, ये सारे नियम भी तो वहाँ पर प्रवृत्त होते हैं भाई। तो उसी प्रकार से बोला गया कि ये परिषद की कार्यवाही के नियम वायसराय ही तय कर सकता है अपने मन से, ठीक है। और चौथी बात थी वीटो पावर थी इसके पास। वीटो पावर थी मीन्स कि परिषद की बात भाई परिषद किस लिए बनाया था कि इसकी हेल्प करेंगे कानून बनाने में। तो अगर इसको परिषद की बात नहीं मतलब परिषद की बात नहीं अच्छी लगती है तो वीटो लगा सकते हैं। भाई सब लोग एक ही तरफ से बोल रहे हैं कि नहीं भैया कि ये कानून होना चाहिए, अकेले बोल देगा कि नहीं आप लोग का बात नहीं मानी जाएगी, फिर मेरी बात मानी जाएगी, मैं जो बोल रहा हूँ वही होगा। तो कि मेरा वचन ही है शासन टाइप से समझ लो इसका वीटो पावर था। और तीसरी बात थी कि भारत सचिव गवर्नर जनरल प्लस परिषद द्वारा पारित कानून को रद्द कर सकता था। तो सोच रहे हैं मैंने बताया कि भारत सचिव क्या है, इन लोग से भी ऊपर है भारत सचिव। तो भारत सचिव को अगर इनकी द्वारा पारित किया गया कानून जो गवर्नर जनरल उसकी परिषद अगर कोई मैंने बताया कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद कोई कानून बनाती है तो सबसे पहले ब्रिटेन भेजती थी कि फला कानून हम लोग क्या इंडिया में ला रहे हैं। तो वहाँ का जो भाई भारत सचिव होता था तो वो लोग और भारत सचिव उसकी परिषद कानून को चेक करते थे। अगर उनको पसंद आता तो उन्हें लगता था कोई दिक्कत नहीं है तो भाई अपना क्या है सहमति दे देते थे कि हाँ चलो ठीक है कानून सही आप लोग इंडिया में लागू कीजिए। लेकिन एक बात के लिए आप सोचिए कि अगर इनके द्वारा जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद ने इनकी गवर्नर जनरल और उनकी परिषद जो यहाँ पर कानून भेजा है अगर मान लो इनको पसंद नहीं है तो क्या है ये भाई बिना लॉन्ग लपेट के क्या है पूरी तरह से इसको खारिज कर सकते थे। मीन्स इनके भी पास इनसे भी बड़ी वीटो पावर थी। तो यही बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत सचिव गवर्नर जनरल प्लस परिषद द्वारा पारित कानून को रद्द कर सकता था। और चौथी बात थी कलकत्ता के विधान परिषद के पास
पूरे ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाने की शक्तियाँ थी। तो भाई कलकत्ता तो उसमें मेन था ही। भाई कलकत्ता में तो बैठ के पूरे अंग्रेज शासन कर रहे थे पूरे भारत में। आप कभी सोच रहे होंगे सर कलकत्ता इतना ज़्यादा, मतलब कलकत्ता मीन्स बंगाल की राजधानी तो कलकत्ता थी, इतना कलकत्ता इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों था? तो ये तो भाई एक इतिहास का क्वेश्चन है, हम लोग वहाँ पर डिटेल से देखेंगे, क्योंकि यहाँ देखेंगे तो और सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक पॉलिटी का सेशन देख रहे हैं ना। तो क्योंकि यहाँ पर संवैधानिक विकास हम लोग देख रहे हैं, तो संवैधानिक विकास की दृष्टि से जो जो महत्वपूर्ण है उन चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। हालांकि जब भी मैं एक बार एक्ट पढ़ा दिया हूँ तो आप लोग इससे भी ज़्यादा डिटेल में इतिहास में नहीं पढ़ाया जाकर आपको एक्ट को, हाँ आपको आपके बैकग्राउंड को मैं एक बार फिर से ज़रूर वहाँ पर क्लियर करूँगा। तो कलकत्ता की विधान परिषद जो थी, अभी देखेंगे हम लोग, अभी और भी प्रावधान है, 4 ही नहीं भैया, अभी और महत्वपूर्ण प्रावधान तो अब इसके बाद आएंगे। तो यहाँ पर क्या है, कलकत्ता के विधान परिषद के पास पूरे ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाने की शक्ति थी। कलकत्ता तो मेन था, तो कलकत्ता से तो ये गवर्नर जनरल उसकी परिषद चलते थे, दोनों मतलब वहीं पर काम करते थे। तो वही लोग तो पूरे भारत के लिए कानून बनाए, चाहे जहाँ के लिए कानून बनाए। और फिर कलकत्ता के विधान परिषद में शक्तियाँ दी गई। विधान परिषद क्या होता है हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, तब तक आप लोग क्या है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए इसके बाद क्या है हम लोग देखते हैं। आपने देखिए हम लोग क्या है 4 प्रावधान को पढ़ चुके थे, ये 5वां भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम की दृष्टि से। तो 5वां है कि विकेंद्रीकरण का प्रारंभ हो गया। विकेंद्रीकरण का प्रारंभ के मीन्स क्या होता है, जैसे कि आपको मैंने 2 चीज़ समझाए थे, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण में क्या होता है कि केंद्र जो है अपनी शक्ति सिर्फ अपने पास नहीं रखता, बल्कि छोटी छोटी इकाइयाँ बनाकर उन पर अपनी शक्तियाँ बांट देता है। जैसे कि भारत में इस समय आप देख रहे होंगे कि भारत में भाई संसद भी काम करती है, केंद्र में काम करती है, फिर राज्यों में जो है राज्य गवर्नमेंट काम करती है, फिर देखें ग्राम पंचायतें भी हैं, जिला पंचायतें भी, तो हर स्तर पर क्या है शक्तियाँ बटी हुई हैं। तो इसे बोलते हैं विकेंद्रीकरण। मीन्स सिर्फ केंद्र अपने पास शक्तियाँ नहीं रखेगा। और केंद्रीकरण मीन्स जब सारी शक्तियाँ केंद्र अपने पास रखता है तो उसे बोलते हैं केंद्रीकरण। तो 2 टर्म आपको शायद समझ में आ गए होंगे। तो चलिए हम देखते हैं केंद्रीकरण कब से कब तक रहा है। तो पहला प्रश्न ये भैया, केंद्रीकरण अगर आप देखेंगे तो 1773 से चालू किया गया था। मीन्स यहाँ से शुरू हुआ और मैक्सिमम पॉइंट 1833 तक गया। तो 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट हम लोग देखे थे तो वहाँ पर आपने देखा था कि गवर्नर जनरल की जो है गवर्नर जनरल का पद वहाँ पर बनाया गया था उसमें, क्योंकि 1726 का एक्ट हम लोग ने इससे पहले भी देखा था जब क्या था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी विस्तार कर चुकी थी, क्योंकि भाई 1600 में आई थी तो 1726 में 126 साल तो हो गए यहाँ पर। तो उसका मतलब बिजनेस काफ़ी फैल चुका था। तो उन लोगों ने 3 प्रेसिडेंसी में अपने 3 गवर्नर को नियुक्त किया था, जैसे कि बंगाल, बम्बई और मद्रास में। तो 3 गवर्नर जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने नियुक्त किया था तो तीनों गवर्नरों के पास अपने पास बराबर शक्तियाँ थी। लोग अपने क्षेत्र में बराबर कानून बना सकता था, कोई किसी के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता था। लेकिन क्या हुआ 1773 जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो भाई धीरे धीरे क्या है शक्तियों को क्या है केंद्रीकरण चालू कर दिया गया। मतलब अब गवर्नर जनरल को ज़्यादा पावरफुल बना दिया गया, क्योंकि यहाँ जो बंगाल का गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया और बाकी जो 2 गवर्नर थे वो उनके अंडर कर दिया गया। तो यहाँ पर केंद्रीकरण का प्रोसेस शुरू हुआ। और आप यहाँ पर देखेंगे 1833 के एक्ट में आपने देखा कि यहाँ पर जो है अन्य जो गवर्नर थे जैसे कि बम्बई और मद्रास के, इनकी विधान बनाने की, इनके कानून बनाने की शक्तियाँ तक छीन ली गई। बोले आप सिर्फ आप कानून भी नहीं बना सकते, जो कानून यहाँ बंगाल का जो है गवर्नर जनरल बना के देगा बस उसको आप लोग क्या है लागू कराइए, फॉलो कराइए, यही सब आपका काम था। तो यहाँ पर आपको शुरू दिखेगा और आते आते 1833 सब आपका मैक्सिमम केंद्रीकरण देखने को मिलेगा। मीन्स केंद्र के पास मतलब गवर्नर जनरल के पास पूरी पावर हो चुकी थी। ऐसे अगर हम विकेंद्रीकरण की बात करें, विकेंद्रीकरण की पक्ष में बात करें तो 1861 जो कि हम यही एक्ट पढ़ रहे हैं 1861, यहाँ से शुरू होता है विकेंद्रीकरण। मीन्स शक्तियों को बंटवारा यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि और 1937 तक मैक्सिमम मीन्स 1937 तक पूरी तरह से राज्यों को स्वायत्तता दी जाएगी। जैसे कि अब इसमें भारत में स्वायत्तता है कि आप लोग अपनी गवर्नमेंट बनाइए, अपनी तरह से बढ़िया से सरकार चलाइए, जैसा भी चल सके। तो यहाँ पर क्या है तो शुरू यहाँ से हुआ, मैक्सिमम यहाँ पर एंड होगा विकेंद्रीकरण का। और इसी विकेंद्रीकरण का मतलब आप सोचेंगे कि इसमें क्या प्रावधान किए गए ऐसे जिससे आपको विकेंद्रीकरण दिखता है। तो पहला इसमें ये प्रावधान था कि प्रांतों को विधि बनाने की शक्ति वापस मिल गई। तो भैया जैसे कि मैंने बताया कि 1837 में इनकी शक्ति छीन ली गई थी कि अब आप लोग कानून विधि नहीं बनाएंगे, सिर्फ आप उनके अनुसार चलेंगे जो गवर्नर जनरल कानून या विधि बनाएगा। तो यहाँ पर प्रांतों को विधि बनाने की शक्ति वापस मिल गई। और वो कौन से प्रांत थे, जैसे कि मद्रास और मुंबई को फिर से विधि बनाने की शक्ति मिल गई, क्योंकि भाई इन्हीं की शक्तियाँ छीनी गई थी। लेकिन इसमें भी एक शर्त ये थी इसमें कि आप लोग विधि तो बनाएंगे परंतु वायसराय की
सहमति आवश्यक मीन्स आप विधि बनाकर वायसराय के पास लेकर जाइए। अगर आपकी विधि सही लगती है उन्हें, अगर वो सहमति देते हैं तो फिर आपकी विधि कानून मान ली जाएगी। ठीक है। और ऐसे ही दूसरा, अगर हम इसी का सब क्लास देख रहे हैं मीन्स इसी में है विकेंद्रीकरण के प्रारंभ में, इसमें पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट हम इसमें ये देखेंगे कि प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना की गई। जैसे कि केंद्रीय विधान परिषद तो हमने देखा कि यहाँ पर है कि गवर्नर जनरल के पास है केंद्रीय विधान परिषद, लेकिन यहाँ पर प्रांतों में भी बोले कि हर प्रांत में अपना एक विधान परिषद होगा जो अपने प्रांत के लिए कानून बनाएंगे ये लोग। तो कितने कहाँ पर विधान परिषदें बनी, जैसे कि बंगाल में 1862 में बनी। उत्तर पश्चिम प्रांत में, उत्तर पश्चिम मतलब गुजरात और राजस्थान वाला रीजन जो है, तो बोले कि उत्तर पश्चिम प्रांत में 1866 से बना यहाँ पर इनकी विधान परिषद, और पंजाब में 1897 में विधान परिषद बन गई। तो भैया मिला जुला के मतलब विधान परिषद एक्ट, भारत की परिषद एक्ट 1861 में यही सारे प्रावधान थे मिला जुला कर, जो कि मैंने बहुत ही बारीकी तरीके से चीज़ें ही आपको समझाई। एक भी पॉइंट मैंने मिस नहीं किया भैया। और अगर आपने इन सारे एक्ट को, जितने भी मैं पीछे एक्ट को बता चुका, अगर आप सारे एक्ट को ध्यान से देखें हैं तो यकीन मानिए एक्ट से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा जिससे कि आपका क्वेश्चन छूट जाए। और ऐसा अब तक आप देखेंगे 90% एग्जाम्स में एक्ट से क्वेश्चन आते ही आते हैं, क्योंकि भाई इनका अहम रोल रहा है भारत शासन के सरकार, मतलब भारत को शासन चलाने में। फिर इन्हीं के आधार पर हमारे संविधान में भी कुछ नियम लिए गए हैं, क्योंकि हम लोग भारत के संवैधानिक विकास में तो इन सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो इनका काफ़ी अहम रोल रहा है। यदि आप वाकई में कुछ करना चाहते हैं यूपीएससी चाहे स्टेट बीसीएस, तो यार एक वीडियो को 2-3 बार पढ़िए, जो है अच्छे से पढ़िए, एक अपना शॉर्ट नोट्स बनाइए। ठीक है। तो भैया शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्योंकि पोथी पढ़ जग मुँह भया न पंडित कोई, अब 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े से पंडित होए। तो वैसे ही मोटी मोटी किताब पढ़ के आईएएस भया न कोई, और 2.5 अक्षर नोट्स के पढ़े से आईएएस होए। तो वही नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोग क्या है, आप लोग नोट्स बनाइए। ये सारी चीज़ें मैं अपने नोट्स में से फिर गूगल सर्च करता हूँ, और कई वेबसाइटों को फिर रिसर्च करता हूँ, स्टैंडर्ड बुक्स को भी देखता हूँ, एनसीईआरटी को भी देखता हूँ। तो आप इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। अगर यार मैं मेहनत कर रहा हूँ तो उसका आप फ़ायदा उठाइए। बुद्धिमानी इसमें है, न कि आप भी बैल की तरह उसमें सब सारी चीज़ों में लग जाइए। ठीक है। तो आप लोग क्या है, अपना एक शॉर्ट नोट्स बनाइए यार अच्छे से। सारी चीज़ें आपको बनाया मिल रहा है, बस आपको खाना है। मैं तो भाई क्या गया, कहीं से दाल लाया, कहीं से नून लाया, कहीं से पानी लाया, फिर पका के अब आपको दे रहा हूँ। लेकिन क्या है, आप फिर भी डकार मार रहे हैं। नहीं, हम पहले जाके जंगल से लकड़ी तोड़ेंगे, फिर पकाएंगे, हेरेंगे, सब चीज़ें करेंगे, तो बहुत वक्त लग जाए, उसके बाद 5 साल हो जाए, लेकिन निकलेगा नहीं। अगर यहाँ पर चीज़ें करते हैं तो आपको क्या है, सारी चीज़ें पकी पकाई मिल जाती हैं। बस बढ़िया से खा के उसको पचा लो, इतना ही करना है आपको। तो ठीक है दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।